बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी। दोपहर के 4:02 हुआ चाहते हैं और अभी तक की अहम खबरों के साथ हम हाजिर खिदमत है। और आज जहां मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स के हवाले से हम आपको आगाह कराएंगे, वहीं पर आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो बाद सपहर या डिनर से 1 घंटा पहले जो अपोजिशन लीडरान की या अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग बेंगलुरु के अंदर होने वाली है, क्योंकि ये मीटिंग उस सिलसिले की कड़ी है जिसमें एनडीए सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आइंदा यानी साल 2024 के अंदर कैसे हराया जाए, उस पर मंथन है, उस पर डिस्कशन है। न सिर्फ इतना बल्कि ये जो प्लेटफॉर्म है या ये जो फ्रंट बनाया गया है, इसमें मुख्तलिफ पार्टियां, हालांकि जो पटना के अंदर मीटिंग हुई थी उसमें तकरीबन 16 के करीब पार्टीज ने हिस्सा लिया था, लेकिन आज जो मीटिंग होने जा रही है इसमें 24 के करीब पार्टियां शिरकत कर रही हैं। अपोजिशन पार्टियों का ग्राफ अगरचे बढ़ रहा है, लेकिन क्या इसके बावजूद भी जो हर किसी पार्टी के अपने मंशूर, अपने प्लान्स और अपने खदशात होते हैं, क्या उसकी वजह से ये फ्रंट सरवाइव कर पाएगा? एक बड़ा चैलेंज जो है इस फ्रंट के सामने है। बहरहाल आज से बेंगलुरु में शुरू होने वाले 2 दिन के इस कनक्लेव में 24 अपोजिशन पार्टियां शिरकत करेंगी, जहां सीटों की तकसीम और पार्टियों के दरमियान ज्यादा तालमेल और राबते जैसे मसाइल पर तबादुला ख्याल किया जाएगा। हालांकि यही एक बड़ा चैलेंज है, एक सीटों की तकसीम कैसे, यानी सीट शेयरिंग कैसे हो जाएगी, और उसके साथ साथ पार्टियों के दरमियान तालमेल कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी की सरकार है या ममता बनर्जी की जमात है, उसके और कांग्रेस के दरमियान जो ठीक नहीं है, बाज़ औक़ात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान ठीक नहीं है, सपा और दीगर पार्टियों के दरमियान ठीक नहीं है, तो ये रवाबते कैसे बहाल हो जाएंगे, एक बड़ा चैलेंज इस फ्रंट के लिए है। और उसके साथ साथ आइंदा साल 2024 के अंदर अगर ये जमातें मुत्तहिद तौर पर इलेक्शन लड़ते भी हैं, लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर चेहरा कौन होगा, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज इन पार्टियों के लिए बना हुआ है। बहरहाल कम से कम आज 24 अपोजिशन जमातें कर्नाटक के बेंगलुरु में एक अहम 2 रोजा इज्तिमा के लिए इकट्ठे हो रही हैं, ताकि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए अपनी हिकमत अमली तय की जा सके। ये मीटिंग 23 जून को बिहार के पटना में होने वाली पहली मीटिंग के तकरीबन 3 हफ्ते बाद हो रही है। इस इज्तिमा को अपोजिशन इत्तेहाद को फरोग देने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार 9 इजाफी जमातें इस फ्रंट के अंदर शामिल हो रही हैं। तवक्का है कि इजलास में कौमी स्तर पर मुश्तरका प्रोग्रामों से मुतल्लिक खदशात, पार्लियामेंट के आइंदा इजलास के बारे में हिकमत अमली समेत दीगर अमूर पर गौर किया जाएगा। हालांकि सिग्नल्स जो दिल्ली से ही देखने को मिले, क्योंकि मरकजी सरकार दिल्ली के अंदर जो एक ऑर्डिनेंस लाना चाहता है, उस पर आम आदमी पार्टी का जो मौक़िफ़ था, और आम आदमी पार्टी का ये एक ख्याल था कि कांग्रेस उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस की जो जमात है उन्होंने नेशनल लेवल पर यह कहा कि वो इस ऑर्डिनेंस का साथ नहीं देगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आम आदमी पार्टी के स्टैंड का सेकंड कर रही हैं, और इससे क्या दूरियां खत्म हो जाएगी, ये बहुत जरूरी बात है। इशफाक गौहर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इशफाक से ही जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो ये मीटिंग इशफाक शाम को होने जा रही है, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं सीट शेयरिंग को लेकर, और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि तालमेल कैसे बढ़ा दिया जाए, अभी तालमेल का फुकदान बहुत नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा चैलेंज मरकजी चेहरा कौन होगा जिससे आप प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट या कैंडिडेचर कहेंगे। अभी भी मंथन चल रहा है, लेकिन अभी कंसेंसस नहीं बन रहा है। कितना बड़ा चैलेंज है और किस पर मोहर शब्द हो सकती है? देखिए, अभी दिल्ली बहुत दूर है इस पूरे मामले में। जिस तरीके से आपने कहा कि किस पर मोहर लग सकती है, अभी ये है कि दिलों की जो दूरी है उसे कैसे कम किया जाए, और इसमें कांग्रेस की आज की जो रणनीति है, जो पॉलिसी है, वो डिनर डिप्लोमेसी कितना उस आइस को ब्रेक करने में कामयाब होगी, इस पर सबकी निगाह रहेगी। और यही वजह है कि शायद अब की बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह समझा कि सोनिया गांधी का इस मीटिंग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सोनिया एक ऐसा चेहरा है
है जिसको लेकर विपक्ष के सारे नेता यानी हिज़्ब इख्तिलाफ के सारे लीडर जो है वो कम से कम खामोश और सुनना पसंद करते हैं और उनके सामने शायद ही कोई बड़ा चैलेंज इस तरीके से पेश हो सकता है। तो यही वजह है कि सोनिया को आज डिनर डिप्लोमेसी में सामने रखने की कोशिश की गई है। अब जहां तक चैलेंज की बात करें, अभी जिस तरीके से नए कुछ छोटे पार्टियों को बुलाया गया है और ये कोशिश की गई है कि रीजनल एस्पिरेशंस को पूरी तरह से हम आहंग बनाया जाए और रीजनल पार्टियों को एक पेज पर लाकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए के खिलाफ खड़ा किया जाए, इसमें एक पहल जरूर हुई है कि कुछ पार्टियों में इजाफा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त जो है वो ये है कि जब पिछली मीटिंग के बाद जो सिचुएशन बनी थी कि खबर आ रही थी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा जिसको लेकर काम किया जा रहा है, वो अभी तक भी शायद नहीं बन पाया, क्योंकि कांग्रेस हेडक्वार्टर पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस पूरे मुद्दे को लेकर, उसमें ये 2-3 चीजें बड़ी साफ कर दी गई है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस यानी जो हमारे इदारे हैं उन इदारों को किस तरीके से आजाद रखा जाए और उन इदारों पर किस तरीके से हुकूमत के तसल्सुल को खत्म किया जाए, तसल्लुत को खत्म किया जाए, इस पर काम करना है और हकीकी आजादी और हकीकी डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाने में हम सबको एक आना होगा। एक तो ये बात थी। दूसरी बड़ी बात थी वो ये थी कि 2024 में हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज को दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसे किस तरीके से खत्म किया जाए उस प्रेशर को, उस पर हिकमत अमली तरतीब देने की कोशिश की जाएगी। तो जो आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लगभग उसने ये एजेंडा तय कर दिया है कि अभी इस वाली मीटिंग में शाम की डिनर डिप्लोमेसी और कल दिन के मंथन में ज्यादा कोई बड़ी बात सामने नहीं आएगी। अब जहां तक रहा चेहरे की बात, एक बात यह भी थी कि शरद पवार जब पहली बात हो रही थी तो लग रहा था कि शरद पवार एक पॉजिटिव और बड़े लीडर के तौर पर उभर कर सामने आएंगे, लेकिन उनकी पार्टी का हाल क्या है वो सबके सामने है। किस तरीके से 2 हिस्सों में बांट दी गई पार्टी और टेक्निकल बुनियादों पर वो सब कुछ किया गया। उसके साथ साथ दूसरे बड़े नाम है बिहार से जो वजीर आला बिहार के, उन पर कितना एक्सेस बन सकता है, उस पर कितनी वो बन सकता है, वो भी एक अभी बहुत दूर है। जहां तक राहुल की बात है शायद उस पर कोई कंसेंसस बन पाए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहां से अरविंद केजरीवाल से लेकर दीगर जमातें भी हैं जो लगातार उनके खिलाफ बोल चुकी हैं और बोल भी रही हैं। खबर हम देख रहे थे कि कुछ खबरों में एचडी देवी गौड़ा का भी नाम आ रहा था कि शायद अगर वो भी इसमें शिरकत करते हैं तो शायद जो साबिका प्रधानमंत्री भी रहे हैं, एक एक्सपीरियंस हैं और एक टैग है, तो कहीं ना कहीं एक जगह जरूर उनको मिल सकती है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब हम देखते हैं तो माइनस कांग्रेस करके क्या आपको लग रहा है कि इस तरह का कोई हिकमत अमली रंग लाएगी और कांग्रेस क्या आपको लग रहा है कि सेकेंड लाइन पर काम करने के लिए तैयार होगी? देखिए, कांग्रेस के पास दूसरा ऑप्शन है नहीं कि वो फ्रंट लाइन के बजाय सेकंड लाइन पर काम करें और फ्रंट लाइन पर उन लोगों को लाए जो कहीं ना कहीं नेशनल हुकअप पर टिक सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस की अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि बंगाल के अंदर पंचायत के चुनाव हुए, उनकी हालात क्या है सबके सामने है। वो बिहार के अंदर चुनाव में कहां पर खड़े हुए वो सबके सामने है। फिर आगे आके जब आप देखेंगे यूपी के अंदर जो उनकी सिचुएशन बनी हुई है या दिल्ली के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है तो वो दूर दूर तक भी कहीं नजर नहीं आ रही। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी जरूर है, वो वेटरन लीडर्स उनके पास जरूर है, उन्हें बैक एंड पर काम करके उन चेहरों को सामने रखना होगा जो इस वक्त किसी ने अलायंस को सामने कर सकती है। ममता एक नाम बन सकता है जिसको लेकर कांग्रेस थोड़े नरम पड़ सकती है या और जो पार्टियां वो बन सकती है, लेकिन फिर लेफ्ट और ममता के बीच में क्या कुछ होगा वो भी देखने वाली बात होगी। इधर जैसे आपने खुद कहा कि क्या कांग्रेस फ्रंट लाइन पर रहेगी, जिस तरीके का स्टेटमेंट आज आया है उसमें मुझे कांग्रेस फ्रंट लाइन पर नजर नहीं आ रही है। मुख्तसर जानना चाहूंगा, हर किसी पार्टी को अपना एजेंडा अपनी पॉलिसी रहती है। दिल्ली की जो कांग्रेस को देखता हूं, कल उन्होंने उस ऑर्डिनेंस को लेकर मरकजी जो कांग्रेस है उन्होंने ऑन किया कि हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली की जो कांग्रेस यूनिट है, स्टेट यूनिट है, वो काफी नाराज नजर आ रही है। यूसीसी को लेकर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सोच अलग है, पंजाब की सोच अलग है। तो ये कैसे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर आ सकता है और फिर ग्राउंड जीरो के अंदर इसको जब वोट में कन्वर्ट करना होगा तो ये कैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल हिलाल आपकी बात से रीजनल एस्पिरेशंस को
कंट्रोल करना, रीजनल एस्पिरेशंस को एक साथ लेकर चलना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, ये चैलेंज आम आदमी पार्टी के लिए भी है, ये चैलेंज उन जमातों के लिए भी है जो अपने अपने स्टेट्स के अंदर काम करती हैं। अब उमर की बात को देख लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक मौकफ है यूसीसी 370 और दीगर मामलों को लेकर, लेकिन जब आप नेशनल हुकअप पर आएंगे तो आप देखिए कांग्रेस का सपोर्ट, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट और दीगर जमातों का 370 और दीगर मामलों पर क्या रोल रहा है। लेकिन एक बड़े कैनवस पर आते हुए उमर ने कहा कि ठीक है जी, यहां पर हम एंटी बीजेपी स्टैंड के लेकर इनके साथ है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। दिल्ली के अंदर जो पावर कटेल उनका हुआ, जो ऑर्डिनेंस सरकार की तरफ से सामने आया है, और जब ये कानूनी बेंच को जाएगा, दूसरी उसमें बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन मामला यह है कि नेशनल हुकअप पर पार्टी ने चाहा कि नहीं, हमने स्टैंड लेना होगा, लेकिन जब आप स्टेट हुक पर देखेंगे, आपने ये सही कहा कि उनकी लीडरशिप इससे नाराज है। तो बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं अभी इस बड़े अलायंस को कि रीजनल एस्पिरेशंस और रीजनल पॉलिटिक्स को नेशनल हुकअप के साथ जोड़कर आगे किस तरीके से चलाएंगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि दिल्ली बहुत दूर है अभी, और अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर, एडिटर गुलिस्तान न्यूज के, जो हमें दिल्ली से अपडेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे थे कि किस तरह के चैलेंजेस इस फ्रंट के सामने हैं। क्योंकि नेशनल हुकअप पर अगर एक लार्जर काज ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, साल 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आनी है, और इसे एक फ्रंट लाइन कॉज अगरचे कांग्रेस ने या सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया हुआ है। लेकिन जब हम रीजनल लेवल पर देखते हैं या जब हम स्टेट लेवल के अंदर देखते हैं, तो फिर इस जो मतभेद रहता है या जो डिफरेंसेस रहती हैं, उसको एग्जीक्यूट वोट के अंदर करना, कन्वर्ट वोट के अंदर करना एक बड़ा चैलेंज अभी भी बना हुआ है। चलिए बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही यह खबर आई है कि जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से मजीद 3 एम्प्लॉयज को नौकरियों से बर्खास्त किया गया है। और जो स्टेटमेंट इस हवाले से, जराए के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के मजीद 3 सरकारी मुलाजमीन को रियासत की सलामती के लिए खतरा करार देकर बरतरफ किया गया है। इन्हें सिक्योरिटी के लिए थ्रेट करार दिया गया है और उसके बाद इन्हें नौकरियों से बरतरफ किया गया है। ये खबर जो है अभी मीडिया, खासतौर पर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप तक पहुंची भी होगी, लेकिन ताजा तरीन इकदाम जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से शोपियां असमदरी और कत्ल के तनाजा में मुबैना तौर पर मुलविस 2 डॉक्टरों की खिदमात को खत्म करने के 1 माह से भी कम वक्त के बाद सामने आया है। और इन मुलाजमीन को जिन्हें आज नौकरियों से बरतरफ किया गया है, उन्हें आईन के आर्टिकल 311(2)(c) के तहत बरतरफ किया गया है। हालांकि जब हम आर्टिकल 311 को पढ़ते हैं तो पहले हिस्से में यही लिखा हुआ है कि किसी भी शख्स की रैंक, उसकी पोजीशन या उसकी नौकरी को तब तक जो है कम नहीं किया जा सकता है, डिक्लाइन नहीं किया जा सकता है, जब तक ना उन्हें मौका दिया जाएगा अपना पक्ष रखने का, अपना नजरिया रखने का या अपना स्टैंड रखने का। लेकिन आगे जब हम ABC उसकी शिक पढ़ते हैं तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर या उसके साथ साथ जो सदर होंगे, उन्हें अगर लगेगा कि कोई भी मामला, कोई भी एम्प्लॉय सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है या उसकी नौकरी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो उन्हें किसी इंक्वायरी के बगैर, किसी तहकीकात के बगैर उन्हें बरतरफ करने का हक है। और जो मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है, उन्होंने उसी एक्ट का इस्तेमाल करते हुए, यानी 311(2)(c) का इस्तेमाल करते हुए इन मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है। जराए ने बताया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के ताल्लुकाती आमा के ऑफिसर यानी PRO फहीम असलम, रेवेन्यू ऑफिसर मुरव्वत हुसैन मीर और पुलिस ऑफिसर इरशाद अहमद ठोकर को बरतरफ करने का हुक्म दिया गया है। फहीम असलम, जिन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की हुई है, साल 2008 से यूनिवर्सिटी में बतौर PRO काम कर रहे थे, अपने जो फराइज हैं अंजाम दे रहे थे। जनूबी कश्मीर के रहने वाले मुरव्वत मीर को 1985 में महकमा मौसूलात में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर तैनात किया गया था, जबकि अर्शिद ठोकर को साल 2006 में जम्मू कश्मीर पुलिस के मुसल्ह विंग में कांस्टेबल के तौर पर तैनात किया गया था। बाद में उन्हें साल 2009 में
पुलिस के एग्जीक्यूटिव विंग में मुंतकिल कर दिया गया है। यह खबर जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस पर अगरचे सरकार की जानब से ज्यादा कुछ वजाहत नहीं दी गई है, लेकिन जराए के हवाले से यह खबर जो आई है वो हमने आप तक पहुंचाई है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने इसी खबर को अपने ट्वीट के साथ अटैच करते हुए अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में डिसइंटीग्रेशन की एक मुस्तकिल हालत को कानूनी बना रहा है, यानी इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है। ये महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अब जम्मू कश्मीर में जो परमानेंट स्टेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब रियासत बेरोजगारी से दो चार है, दहशतगर्दी के रवाबित की मज़हका खैज वजूहात की बुनियाद पर माश को मुजरिमाना बनाना सिर्फ एतमाद के खसारे को मजीद गहरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो मेन स्ट्रीम के साथ ऐसे लोगों का करीबी रोल रहा है, ताल्लुकात रहे, ये दरअसल एक दूरी पैदा करने की कोशिश है। ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी आईन के आर्टिकल 311(2)(b) का गलत इस्तेमाल करके ये किया जा रहा है। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसमें कहा है कि ऐसी चीजों से बाज रहना चाहिए, क्योंकि इससे जो एक खला पैदा हो जाता है वो सूरत हाल को बिगाड़ देता है। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया है और उन्होंने कहा कि बदकिस्मती की वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया इससे इंस्टीट्यूशनलाइजिंग की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर का बाशिंदा बनाना यहाँ के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई रोजगार के गर्ज से जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है तो उन्हें कोई इख्तिलाफ नहीं है। मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने कहा कि बाहर के लोगों के लिए 5 मरला जमीन फिर PMAY के तहत मकान बनाए जाने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अवाम को तस्लीम नहीं है। पांच मरला जमीन को लेकर आप लोगों को यहां ला रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। आप ये जान जाइए, मरकजी सरकार भी जान जाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन भी जान जाए, दिस मैटर इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। The decision that you took on 5th August 2019 and came up with the reorganization of Jammu and Kashmir 2019, that act is under challenge. आप जितने भी कवानीन इस वक्त यहां सामने ला रहे हैं, जितने भी लोगों को आप यहां ला रहे हैं, अब आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको MP की वजह से इनको यहां का बाशिंदा बनाया जाए। आपने करीब 30 लाख लोगों को जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के तहत आपने उनको जम्मू में ज्यादा कोशिश की है बहाल करने की। हालांकि यहाँ के लोगों को, जम्मू के या कश्मीर के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है इसमें कि अगर बाहर से कोई आदमी यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाए, वो लोग हमारे सराखों पे। मगर आप कोशिश करें कि आप किसी तरीके से उनमें से कुछ लोगों को आप यहाँ पे, और एक बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में, उनको आप यहाँ का एक परमानेंट सिटीजन बनाएं। दैट इज नॉट। नाज़रीन, सियासत के सिवा मसाइल और भी हैं, और मसला बिजली का, जहां एक तरफ लोग बिजली की कटौती को लेकर परेशान है, वहीं पर डाउनटाउन या शहर श्रीनगर के अंदर बढ़ते एहतजाज हम देख रहे हैं बिजली महकमे के खिलाफ, क्योंकि जो स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है उसकी इंस्टॉलेशन के खिलाफ अलग अलग जगहों पर एहतजाजों का सिलसिला आए रोज जारी व सारी है। आज बटमू के रेक्चौक इलाके के लोगों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया। खवातीन सड़कों पर निकल आई हुई थी, अपने हाथ में प्ले कार्ड्स भी उठाए रखे थे, और उस दौरान उन्होंने यही कहा कि वो मीटर नस्ब करने के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि इलाके के लोग मजदूर पेशा है और उनकी मंथली इनकम या सालाना इनकम बहुत कम कलील है, और उनका कहना है कि वो स्मार्ट मीटरिंग के जरिए या प्रीपेड मीटरिंग के जरिए फीस की अदायगी नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि बिल भी ज्यादा आती है, इस वजह से वो उसको अदा नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने सरकार के सामने कई सारे मुतालिबात रखे, और उन्होंने क्या कुछ कहा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
सोनी पावर यह सोन पावर कित दिमो ज्यादा रेट वन अगर अस पे जुल्म चलान जुल्म चलान 87 पे जुल्म चलान मगर वन कर फ्लैट रेट सरकार दिमोक लागन अगर वन लगिन मगर तेल फ्लैट रेट कर फ्लैट रेट बाकी जरूरत ये कहें अगर नहीं ये वन ओटू टांगस यी कर तुम वन अगर ओटू टांग तेल क्या हमें ये कुछ नहीं यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए अस दिन पन राइट्स तम राइट्स दिन गुरबत निजाम ये निजाम 307 सची गांध ये गांध 307 लोग कहते हैं कि 370 हटने से कुछ नहीं बदला है। अगर हरियाणा के अंदर, अगर दिल्ली के अंदर, अगर पंजाब के अंदर कई सारे बिजली यूनिट्स आप फ्री दे रहे हैं, तो कश्मीर में अगर बिजली पैदा होती है तो यहाँ पर लोगों को ये बिजली फराहम क्यों नहीं की जाती है? ये एक जनरल मांग है जम्मू कश्मीर के लोगों की। एहतजाज सिर्फ रेक चौक बटमालू के अंदर नहीं था, बल्कि जांपा कदल छत्ताबल के लोगों ने भी एहतजाज किया और उनकी भी ऐसी ही डिमांड थी। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मजूर मजूर यूनिट जेन जुलम चलो मगर हेको मीटर लाग क्या मीटर तुलो थोड़ा अगर वो तुम फीसस खोलो पत्म लटि वनकन खोलो फीसस करो तह बर्दाश्त मगर यूत बर्दाश्त करो वारिया प्रॉब्लम घर मज सान गरन वुचन वनकन 1500 रुपये वादान फीस मीटर वारा ये मीटर लगे तम सात कोत गोबुर मीटर वो लगिन अगर वो फीस इधर आज श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी मिसमारी मुहिम लेकर चली थी और बाज़ाब्ते तौर पर उन्होंने बटमालू के अंदर जहां 40 दुकानें हैं वहां 2 दुकानों को मिसमार कर दिया है और दुकानदारों ने मुबैना तौर पर कहा कि चंद माह कबल एसडीए ने उन्हें नोटिस जारी किया था, फिर हम अदालत गए और अदालत ने मामले को स्टे रखने का हुक्म दिया, लेकिन आज एसडीए बुलडोजर लेकर आया और 2 दुकानों को मिसमार कर दिया। यानी 40 में से 2 दुकानें मिसमार कर दी गई हैं। दुकानदारों ने यह भी कहा कि साल 2012 में हमने मंजूरी की दरख्वास्त दे रखी थी, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली। अगर हमारी दुकानें गैर कानूनी हैं तो एसडीए हमसे आज तक किराया कैसे वसूल कर रहा था, ये इनका बुनियादी सवाल था। अफसरन दबाव मजान वसिस JCP यह दुकान एचडी नफर वनान या दुकान गिराई गई या दुकान दपान बस शरीक मज कोड़ नबर क्या कोड़ नबर वो तेल आधार कार्ड तथ पे कोड़ नबर यह डमेज सू यह जतियात बाकी मसल ये गई 30 वरी ये क्या रसीद एचडी रसीद। चलिए अंदरूनी कहानी भी कुछ है। ये यहाँ के दुकानदार कह रहे थे कि पहले पार्टनरशिप थी और ये वजाहत तलब भी है और तहकीकात तलब भी है। उधर जिला गांधरबल के कुरहामा और उसके मोलिका इलाकों के सैकड़ों लोगों ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया। दरअसल ये वही लोग हैं जिन्होंने ये जमीन मालिकान हैं जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी तुलमुला गांधरबल को जमीन अलॉट की है, यानी अपनी जमीनें उन्हें दी है और उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांधरबल के सामने आज एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जमीन मालिकान को नौकरी देने का वादा किया था उस वक्त की सरकार ने या हुक्काम ने या कंसर्न अथॉरिटी ने, लेकिन हुक्काम ने इन लोगों को कोई नौकरी नहीं दी जिन्होंने जमीन फराहम की है। यूनिवर्सिटी मुजाहिरीन का कहना था कि इस वक्त जमीन के मालिकान से मुआवजा और खानदान के एक फर्द को मुलाजमत देने के 2 वादे किए गए थे, लेकिन एक भी वफा नहीं हुआ। गुलाम मोहम्मद शाह ग्रामा डांगर महला जमीन मसल नीक 2010 मज जमीन मोर वाद रोजगार अकिस वोर ती सोरे कह
अम मौक गए मजबूर पे ये यमो कहें कोर गई मजबूर बे जमीन लागने खतर पे आव ओत्र VC साहब थल तैयार जमीन शेरित दोपन तुम कड़ो खाली हफ्ता बह कर तुहद मसल हल तो सह दह साफ तन गई 2 रेत गई मजबूर वो ये दिन खतर बस ये सोन तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मेझीलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत। इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।